गुड आफ्टरनून नाजरीन एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैन मलिक। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम इमिग्रेशन और ह्यूमन राइट्स लॉ के बारे में बात करते हैं और आपको उन रूल्स और पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं जिनका किसी न किसी तरह आपकी ज़िंदगी से कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है। नाजरीन, आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं अपने केस के बारे में या अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के केस के बारे में, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी टेलीफोन कॉल्स इस शो पे लाइव लूँगा और कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको ये बात याद दिलाता चलूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद आपको कम्प्रिहेंसिव लीगल एडवाइस देना नहीं है। इसकी बड़ी वजह नाज़रीन यह है कि इस शो पे हमारे पास वक्त और इन्फॉर्मेशन बहुत कम होता है। इसलिए अगर आपको अपने केस के बारे में डिटेल्ड लीगल एडवाइस चाहिए तो इसके लिए आपको किसी सॉलिसिटर के पास जाना पड़ेगा, जो आपकी पूरी बात सुन के आपके सारे सर्कमस्टांसेस देखते हुए आपको कंक्लूसिव और कॉन्फिडेंशियल लीगल एडवाइस देगा। नाज़रीन, अब वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और देखते हैं पहले कॉलर कौन है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जी अमृत साहब, मेरा एक दोस्त है, उसको जो मतलब 20 आवर्स से ज़्यादा वो काम कर रहा था, मतलब हॉलीडे चल रही थी उसकी। तो उसको इमिग्रेशन वालों ने ऑन द स्पॉट पकड़ा था, उसको लेके आया, घर पे लेके गए, उसका मतलब टोटल उसका डॉक्यूमेंट चेक किया, पेज पे कुछ चेक की, सब कुछ उसका ओके है, लेकिन उसको अभी तक मतलब बाहर आने नहीं दे रहे। इसका क्या रीज़न हो सकता है? मतलब उसको आगे क्या करने वाले हैं, कुछ पता चलेगा? ठीक है, देखिए, अगर कोई स्टूडेंट अपनी इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच करता है, यानी अगर उसको काम करने की परमिशन नहीं है और वो काम करता है, तो होम ऑफिस के पास ये पावर है कि होम ऑफिस उसका वीज़ा कैंसिल कर सकता है और उसको यूके से रिमूव कर सकता है। लेकिन ऐसे किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट अपील का राइट ज़रूर होता है। तो अगर आपके दोस्त को होम ऑफिस ने डिटेन किया है और होम ऑफिस अगर ये समझता है कि आपके दोस्त ने कोई इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच की हैं, तो होम ऑफिस एक इमिग्रेशन डिसीजन इशू करेगा, या तो आपके दोस्त की लीव जो है, वीज़ा जो है वो कैंसिल करेगा या रिमूवल डायरेक्शन इशू करेगा। लेकिन दोनों सूरतों में आपके दोस्त के पास एक अपील का राइट होगा और वो ट्राइब्यूनल में जा सकेगा। वहाँ एक इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन जज ये फैसला करेगा कि उसने, आपके दोस्त ने वाकई इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच की हैं या नहीं की। लेकिन चूँकि अभी तक कोई इमिग्रेशन डिसीजन हुआ नहीं, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप देखें और वेट करें और देखें कि होम ऑफिस आपके फ्रेंड के केस में क्या डिसीजन करता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जी, मेरा नाम साजिद है। जी साजिद। और मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ और मैं यहाँ पे आया था फरवरी 2002 में। ठीक है, ठीक है जी। अभी मेरे पास जो वैलिड वीज़ा है वो अक्टूबर 2011 तक का है। ठीक है। और अभी मैं सोच रहा था कि पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करूँ, लेकिन उसमें एक गाइडलाइंस में उन्होंने लिखा हुआ है कि पीएसडब्ल्यू का जो स्टे है वो काउंट नहीं होगा अगर आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन लेना चाहें लेटर ऑन। 10 साल मेरे पूरे हो जाएंगे अगले साल फरवरी में। ठीक है जी। तो अब मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। अगर मैं पीएसडब्ल्यू अप्लाई करता हूँ तो ये कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। ठीक है। और ये जो 4-6 महीने का जो गैप आ जाएगा, तो ये कैसे होगा? ठीक। और क्या मैं पीएसडब्ल्यू भी अप्लाई करूं या मुझे किसी और वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहिए? ठीक है, मैं आपकी या बात मैं समझ गया। जो है इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ स्ट्रेट मैं अवे? आपकी बात समझ गया। देखें, जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आप 10 साल तक यहाँ कंटिन्यूसली लॉफुली रहें तो आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने जो पीएसडब्ल्यू की गाइडेंस का जिक्र किया, या तो आपने गाइडेंस अच्छे तरीके से पढ़ी नहीं, अगर अच्छे तरीके से पढ़ी है तो शायद आप उसे समझ नहीं सके। गाइडेंस ये कहती है कि अगर जो आपका पीएसडब्ल्यू पे पीरियड होता है, अगर आप 5 साल की बेस पे इंडेफिनिटली अप्लाई करते हैं, जैसे पीएसडब्ल्यू के बाद आप टियर 1 जनरल कैटेगरी में चले जाते हैं, तो फिर टियर 1 जनरल कैटेगरी में आपको 5 साल पूरे करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि 3 साल में टियर 1 जनरल कैटेगरी पे रहूं और 2 साल पोस्ट स्टडी वर्क कैटेगरी पे रहूं और इस तरह 5 साल के बाद मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकूं। तो ये जो पॉलिसी गाइडेंस का आप जिक्र कर रही हैं सोली इस तरह के केसेस के बारे में है। जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जो 10 साल की बेस पे अप्लाई करते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कोई शक नहीं है कि जो पीएसडब्ल्यू का 2 साल की लीव होती है वो काउंट होती है 10 साल के रेजिडेंस में। तो अगर आप अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करते हैं और आपको पीएसडब्ल्यू वीज़ा मिल जाता है, तो जैसे ही आपको यहाँ 10 साल पूरे हों आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रूल्स की बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आपको बिल्कुल इंडेफिनिट मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब।
वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जी, 2 सवाल हैं प्लीज़। थोड़े से डिटेल में मैं बात करूंगी आपसे और प्लीज़ डिटेल में मुझे बता दीजिएगा। पहले सबसे ये है कि मेरे हस्बैंड को इस साल अक्टूबर में इंशाल्लाह 10 साल हो जाएंगे। ठीक है। उन्होंने वो लगवाया था HSMP। हमारा 2013 तक है। तो इस लाख के बारे में बताएं। और दूसरा सवाल ये है कि मैं आई थी 2006 जनवरी में, 29 जनवरी को आई थी 2006 को। अभी मुझे 6ठा साल है, मैं पाकिस्तान भी नहीं गई, यहीं पे अभी मेरा स्टे है, लीगल हूँ। मेरी बेटी यहाँ पे बॉर्न हुई है, वो 3.5 है। तो क्या मेरा अपना अलग से कोई स्टेटस अगर मैं अप्लाई करूँ तो हो सकता है, या हस्बैंड के साथ ही करूँ तो हो सकता है? प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिएगा, बहुत थैंकफुल होंगी। ओके, अल्लाह। देखें, जैसे ही आपके हस्बैंड 10 साल यूके में पूरे करेंगे, वो इंडेफिनिट के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन ग्राउंड्स पे कि उनको यहाँ 10 साल पूरे हो गए हैं। अगर वो रूल्स की बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, जैसे उन्होंने लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया है और उनका करैक्टर अच्छा है, जैसे उनकी क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह नहीं है, तो उनको जैसे ही 10 साल पूरे होंगे उन्हें इंडेफिनिट मिल जाएगा, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप उनके साथ इंडेफिनिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि अभी आपको यहाँ यूके में रहते हुए 10 साल पूरे नहीं हुए। इसलिए आप उनके साथ ही एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजेंगी, जिसको FLRM कहते हैं, और आप इन ग्राउंड्स पे अप्लाई करेंगी फर्दर लीव के लिए कि आप की शादी किसी ऐसे शख्स से हुई है जिसको या तो इंडेफिनिट मिल चुका है या इंडेफिनिट मिलने वाला है। तो अगर आपके हस्बैंड को इंडेफिनिट मिलता है तो आप उसके साथ ही आपको 2 साल का वीज़ा मिल जाएगा और 2 साल के बाद आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकेंगी। लेकिन आपने मुझे बताया कि आपका वीज़ा अभी 2013 तक वैलिड है, इसलिए आप अगर चाहें तो आप अपने हस्बैंड के साथ ही अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ अप्लाई नहीं करना चाहती चूँकि आपका वीज़ा वैलिड है, तो आप फिर आपके हस्बैंड अकेले अप्लाई कर सकते हैं। जब उन्हें इंडेफिनिट मिल जाए उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इंडेफिनिट आपको इस स्टेज पे नहीं मिल सकता। इंडेफिनिट आपको तभी मिलेगा जब आपके हस्बैंड को इंडेफिनिट मिले और आप उनके साथ 2 साल रहें, या आप खुद यहाँ 10 साल तक कंटिन्यूसली लॉफुली रहें। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। तो मेरा सवाल है, एक प्लीज़ ज़रा डिटेल में जवाब दीजिएगा। मेरा ना नेफ़ी इधर है, स्टूडेंट है, 3 साल पहले वो आया था। ठीक है। अब मुझे पूछना ये है कि स्टूडेंट के लिए काम ख़त्म कर रहे हैं क्या, नए वालों के लिए कि पुराने वालों को भी काम ख़त्म कर रहे हैं? दूसरा ये पूछना था, उसने ACCA किया, आगे कौन सी डिग्री वो करे कि 10 साल बाद उसके पेपर बनने के चांसेस होते हैं? ठीक है। पहली बात तो ये है कि जो होम ऑफिस जो रूल चेंज कर रहा है वो उसमें अभी तक होम ऑफिस ने कोई ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स अनाउंस नहीं की। इसलिए अगर कोई शख्स, जो भी शख्स यहाँ स्टूडेंट है, होम ऑफिस के पास ये पावर है कि होम ऑफिस उसे काम करने की जो परमिशन है वो वापस ख़त्म कर सकता है। और होम ऑफिस ने अभी, मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि बास कैटेगरी में होम ऑफिस ने स्टूडेंट्स के काम करने पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं। जहाँ तक आपके दूसरे क्वेश्चन का ताल्लुक है, तो शायद मैं आपकी ज़्यादा हेल्प ना कर सकूँ। ये आपके नेफ्यू पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा कोर्स आगे करना चाहते हैं। अगर उन्होंने ACCA का किया है और वो आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो ये उन पर डिपेंड करता है कि उन्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो कौन सा कोर्स आगे करना चाहेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो भाई मैं इधर 6 साल से इधर आया, लेगिस्ते में मेरा केस पड़ा है, तस्वीर भी भेजा है उसने, वो तस्वीर मंगवाया, फिर तस्वीर भी भेजा, अभी तक जवाब नहीं है। देखें, जो लेगेसी के केसेस थे वो ज़्यादातर केसेस तो अभी रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिन पे अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। इसलिए आपको चाहिए कि आपका केस भी शायद उन्हीं केसेस में से है जिन पे अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ। आपको चाहिए कि आप वेट करें और देखें कि होम ऑफिस वाले आपके केस पे क्या डिसीजन करते हैं। अगर कोई नेगेटिव डिसीजन आता है तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाज़रीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जी, मैं डॉक्टर मलिक के साथ बात कर सकता हूँ? आप इस वक्त ऑन एयर हैं, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, मुझे ये पूछना है कि मैं यहाँ यूके में हूँ। देखिए, अगर आप टीवी की वॉल्यूम कम नहीं करेंगे तो हम बात नहीं कर सकेंगे। मैं 2004 से यहाँ यूके में हूँ। ठीक है। और अभी मैं पोस्ट स्टडी वर्क पे हूँ। ठीक है। ठीक है। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मलिक साहब, मेरा क्वेश्चन शॉर्ट सा है कि मेरे वालिद साहब को यहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट मिला हुआ है और मेरी मम भी, जो उनके मम है वो भी उनके स्पॉन्स वीज़े पे आई हुई हैं, जो डेफिनेट स्टे नहीं है लेकिन वो 2 साल के बाद होगी। मेरी सिस्टर हैं 2 पाकिस्तान में, तो उनका विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है लेकिन उनकी 18 साल से ज़्यादा एज ऊपर थी, तो मैं भी एक हूँ, बाकी वहाँ कोई भी नहीं है उनकी लुक आफ्टर करने वाला। क्या वो जब उनको वीज़ा मिल जाता है तो यहाँ आके वो सालम के लिए या यहाँ परमानेंट रेजिडेंट के लिए अप्लाई कर सकती हैं? ठीक है। देखिए, वो अगर विज़िट वीज़े पे यहाँ आती हैं तो यहाँ अगर वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाहती हैं इन ग्राउंड्स पे कि उनके पेरेंट्स यूके में सेटल हैं, तो उसके लिए उनको 4 चीज़ें इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि वो अपने पेरेंट्स पे, जो आपके फादर हैं, उन पे होल्डली या मेनली फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। दूसरी बात ये कि उनके अपने मुल्क में कोई ऐसा रिलेटिव नहीं है जिनसे वो फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकें। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ वो अपने आप को मेंटेन और अकोमोडेट कर सकेंगी। और चौथी और आखिरी चीज़ ये कि उनके सर्कमस्टांसेस उनके अपने मुल्क में मोस्ट एक्सेप्शनल और कंपैशनेट हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बहनें, जो सिस्टर्स हैं, वो ये 4 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकती हैं, तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं इंडेफिनेट के लिए। अगर वो यहाँ विज़िट वीज़े पे आती हैं तो इसके बाद भी वो यहाँ से ही एप्लीकेशन कर सकती हैं इंडेफिनेट के लिए, उनको वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाज़रीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मैंने आपसे 2 सवाल करने हैं। एक ये कि मैंने 2010 में सालम किया था, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। मेरा बच्चा भी है छोटा, 1.5 साल का, तो क्या ये मेरा केस भी इसी में जुलाई में क्लियर होगा? और दूसरा ये कि मेरे भाई ने 2009 में लेगेसी में केस दिया था, तो अभी उनका कोई जवाब नहीं है, नहीं है दिया। लेकिन जैसे मैं पहले कॉलर को बता रहा था कि जो लेगेसी के ज़्यादातर केसेस हैं वो अभी रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन कुछ केसेस हैं जिन पे अभी तक डिसीजन नहीं हुआ, वो अभी तक होम ऑफिस कंसीडर कर रहा है। शायद आपके केसेस भी उन्हीं केसेस में से हैं, तो आप वेट करें और देखें कि होम ऑफिस वाले आपके केस पे क्या डिसीजन करते हैं। अगर कोई नेगेटिव डिसीजन आता है, अगर कोई होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करता है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑप्शन ये होगा कि आप उसको डिसीजन को, रिफ्यूज़ल को कोर्ट में चैलेंज कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाज़रीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मलिक साहब, वो एक तो रिक्वेस्ट आपसे 2 क्वेश्चन है मेरे करनी है कि एक तो वो आपका हाई कोर्ट में एक केस है, वो कोर्ट ऑफ अपील में 7 ईयर की जो विड्रॉवल है अनलॉफुली हुई थी। एक तो वो है कि उसका डिसीजन कब आ रहा है, क्योंकि वो मुझे बड़ा उसके लिए तजस्सुस है। दूसरा ये कि जब वो डिसीजन आ जाता है, वो जैसे हम लोग दोबारा अप्लाई करेंगे कि हमें भी इस बेस पे दिया जाए, तो क्या हमें वीज़ा फीस दोबारा से देनी पड़ेगी या नहीं? क्योंकि मुझे 4 महीने पहले डिस्क्रिशनरी लीव मिली थी, तो प्लीज़ ज़रा आप मुझे जवाब बताएंगे ज़रा इसके लिए दोनों। ठीक है। देखिए, जहाँ तक पहले इस सवाल का आपके तल्लुक़ है, वो डिसीजन अभी तक नहीं आया। जैसे ही कोई कोर्ट डिसीजन देगी, हम इस प्रोग्राम पे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है, ये थोड़ा प्रीमेच्योर है। अब ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट क्या डिसीजन करती है। हो सकता है कोर्ट ये डिसीजन करे कि जो होम ऑफिस ने पॉलिसी विड्रॉ की थी वो बिल्कुल ठीक की थी और उस विड्रॉल को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए अभी आपको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कोर्ट इस बारे में क्या डिसीजन करता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, जैसे ही कोई डिसीजन आएगा तो हम इस प्रोग्राम पे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाज़रीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जैन भाई, मेरा ये आपसे क्वेश्चन था कि मेरा केस लेगेसी में था, तो केस लेगेसी में, और अभी उन्होंने मुझे लेटर लिखा है कि आप इस बैकलॉग असाइलम और असाइलम एप्लीकेशन हैज़ नाउ बीन फिनिश्ड, और उन्होंने मुझे साथ ये लिखा है कि अब आपका डिसीजन करेंगे वो CAAU डिपार्टमेंट और एग्जिस्टिंग लॉ को एंड पॉलिसी के मुताबिक। तो क्या ये जो नया लॉ उसके मुताबिक कुछ ज्यादती तो नहीं करेंगे जो बाकी जो पेंडिंग रह गए हैं उनके लिए? देखिए, इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। होम ऑफिस वाले ऑब्वियसली जब कोई डिसीजन करते हैं तो सारे सर्कमस्टांसेस देख के आपके केस पे कोई डिसीजन करेंगे। इसलिए अभी आप वेट करें और देखें कि होम ऑफिस वाले आपके केस पे क्या डिसीजन करते हैं। ये थोड़ा प्री मैच्योर होगा इस अभी कुछ कहना कि क्या डिसीजन आएगा, आपको स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी आप वेट करें और देखें कि आपके केस पे क्या डिसीजन आता है। अगर कोई नेगेटिव डिसीजन आता है तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। मलिक साहब, मुझे ये पूछना था कि मैं वर्क परमिट पे हूँ 5 साल से। ठीक तो है। मुझे अब इंडेफिनिट वीज़ा अप्लाई करना है। मेरे साथ डिपेंडेंट है मेरी वाइफ और मेरा बच्चा है। तो ऐसा है कि जब मैंने अप्लाई किया था वर्क परमिट तो मैं ट्रेनी अकाउंटेंट था, सही है। बीच में अब मेरी सैलरी भी इंक्रीज होती रही वर्क के साथ साथ और मेरे डेजिग्नेशन भी चेंज होते रहे, लेकिन कभी बीच में मैंने होम ऑफिस को इन्फॉर्म नहीं किया। वैसे ऑफिशियली मेरी कंपनी से मुझे कभी भी कोई लेटर नहीं मिला कि मेरा कोई डेजिग्नेशन चेंज हुआ है, और ये कि बीच में मैं क्वालिफाइड भी हो गया। अब ये कि मैं अब इंडेफिनिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक प्रॉब्लम ये है कि क्या उनको बताना ज़रूरी होता है कि आपका डेजिग्नेशन चेंज हो गया है, या ये कि मैं अप्लाई करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? आपके पास इस वक्त वर्क परमिट की लीव है? जी, वर्क परमिट है मेरे पास इस वक्त। ठीक है। देखिए, वर्क परमिट की जो एक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि पिछले 5 सालों के दौरान आपने उसी एम्प्लॉयर के लिए और वही काम किया है जिस पर्पज़ के लिए आपको वर्क परमिट मिला था। अब अगर आपको वर्क परमिट एक स्पेसिफ़िक जॉब करने के लिए मिला था, लेकिन आपने वो जॉब कुछ अरसे तक की और उसके बाद आपने वो जॉब छोड़ दी और शायद सेम उसी एम्प्लॉयर के साथ अगर कोई दूसरी जॉब की, तो इस सिलसिले में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए बेहतर ये है कि आप एप्लीकेशन करने से पहले किसी सॉलिसिटर से ज़रूर मिल लीजिएगा, उसे अपनी पूरी बात बताएं। वो आपकी पूरी बात सुन के आपको इन कॉन्फिडेंस एडवाइस देगा कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है और आपको क्या करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। सर, मैंने अपनी वाइफ के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछना है कि उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है। ठीक है। तो अभी उनकी नेशनैलिटी ड्यू है। हमारी लास्ट ईयर शादी हुई थी, मैं स्पाउस वीजे पे इधर आया हूँ, तो लेकिन सरनेम चेंज नहीं करवाया पासपोर्ट पे ना। बाकी यूटिलिटी बिल्स पे और ड्राइविंग लाइसेंस पे नाम चेंज है। तो भी पूछना था कि नेशनैलिटी अप्लाई करने से पहले पासपोर्ट पे नेम चेंज करवाना पड़ेगा या हम सर्टिफिकेट दे दें साथ पासपोर्ट? तो उनको इंडेफिनिट मिल चुका है अभी? हाँ जी, इंडेफिनिट उनकी ड्यू है, अभी 5-6 साल हो गए इंडेफिनिट मिला हुआ। ठीक है। देखें, अगर उन्हें इंडेफिनिट मिल चुका है तो फिर नाम उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं अगर उन्हें इंडेफिनिट मिल चुका है, जैसे आपने मुझे बताया, और 5-6 साल हो चुके हैं, तो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो नाम चेंज करना चाहती हैं तो नाम अपना वो किसी वक्त चेंज कर सकती हैं। नेशनलिटी अप्लाई करने से पहले भी चेंज कर सकती हैं, और नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद जब उन्हें नेशनलिटी मिल जाए तो उसके बाद भी अपना नाम चेंज कर सकती हैं। नाम चेंज करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी वाइफ और बच्चे यहाँ से अक्टूबर 2008 में आए थे सेटलमेंट वीजा पे। ठीक है। मगर ड्यू टू पर्सनल एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स मैं उनका एक्सटेंशन नहीं अप्लाई कर सका अब तक। ठीक है। अगर अभी अप्लाई करूँगा तो प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो उनका वीज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका है अभी? जी, जनवरी दिस ईयर में। ठीक है। देखें, उनके लिए लाजमी ये था कि वो अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले वो इंडेफिनिट के लिए आपकी वाइफ को अप्लाई करना चाहिए था। उन्होंने चूँकि अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले अप्लाई नहीं किया और उनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है, इसलिए अंडर इमिग्रेशन रूल्स अब आपकी वाइफ को स्टे नहीं मिल सकता, चूँकि वो ओवर स्टेयर हैं। आपको ये चाहिए कि आप फौरी तौर पे एप्लीकेशन करें, अपनी पूरी बात एक्सप्लेन करें होम ऑफिस को कि क्या वजह थी कि आप इन टाइम एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सके। कोई केस वर्कर आपकी केस देखेगा। अगर आप रूल्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो होम ऑफिस आपको आउटसाइड इमिग्रेशन रूल स्टे दे सकता है, आपके ह्यूमन राइट्स की बेस पे आपकी वाइफ को स्टे दे सकता है। लेकिन अंडर इमिग्रेशन रूल्स अब आपकी वाइफ को इंडेफिनिट नहीं मिल सकता। लेकिन आपको ये चाहिए कि आप अप्लाई करें और देखें कि होम ऑफिस वाले आपके केस पे, आपकी वाइफ के केस पे क्या डिसीजन करते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। हाँ जी, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। जी पूछिए। कि मुझे लास्ट 2010 में जून में मुझे इंडेफिनिट मिला 14 साल के बेस पे। तो उसके बाद मैंने 4 वीक के लिए मैं पाकिस्तान गई हूँ और अब नेशनलिटी अप्लाई कर सकती हूँ? ठीक है। देखिए, नेशनलिटी अप्लाई करने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आप 5 साल से कंटिन्यूसली यूके में रह रही हैं। इंडेफिनिट मिले हुए आपको 1 साल हो चुका है। 5 सालों के दौरान आप इन टोटल 450 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं रही, और आखिरी साल के दौरान जिस साल आप नेशनलिटी अप्लाई करती हैं उस साल के दौरान आप 90 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं रही। तो आप जब ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं अगर, तो आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी फरमाइए। जी, मुझे पूछना था, मैंने अपने हस्बैंड का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, 2 महीने हो गए। एक तो ये बताइए कब तक जवाब आ जाएगा, और दूसरा कि मेरी बेटी भी है
मैंने वर्किंग टैक्स और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी अप्लाई किया हुआ है और मैं फुल टाइम काम भी करती हूँ, तो कोई इसका इफेक्ट होगा? तो आपके हस्बैंड क्या यूके में है और उन्हें इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया है? नहीं नहीं, मैंने अभी वीज़े के लिए अप्लाई किया पाकिस्तान में। ठीक है, देखें इस बारे में जो ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं आमतौर पे 3 से 4 महीने में जो हाई कमीशन वाले हैं उन पे डिसीजन कर देते हैं। लेकिन अगर आप फुल टाइम काम नहीं करती और आप बेनिफिट्स ले रही हैं या बेनिफिट्स लेने वाली हैं, मैं फुल टाइम काम। ठीक है, अगर आप फुल टाइम काम करती हैं और आप के पास इतने मीन्स हैं कि आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि जब आपके हस्बैंड यूके में आएंगे तो आप अपने आप को और अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ मेंटेन और अकोमोडेट कर सकेंगे, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फुल टाइम काम नहीं करती या किसी किस्म के बेनिफिट्स ले रही हैं या लेने वाली हैं, तो इन सर्कमस्टांसेस में आप इमिग्रेशन रूल की बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकेंगी कि आप अपने आप को और अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ मेंटेन और अकोमोडेट कर सकें पब्लिक फंड्स लिए बगैर। लेकिन अभी आपको चाहिए, चूँकि आपने मुझे बताया कि 2 महीने पहले आपने अप्लाई किया था, कि अभी आप देखें कि हाई कमीशन आपके केस पे क्या डिसीजन करता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी फरमाइए। जी, सवाल मेरा ये है कि मैं HSM Tier 1 वीज़े पे हूँ और मेरा 3 साल हो गए। अभी मुझे एक्सटेंशन मिला है तकरीबन 1 हफ्ता पहले, लेकिन लास्ट जो 3 इयर्स थे उसमें मैंने तकरीबन 6-7 महीने, मतलब एक दफ़ा 1 महीना, एक दफ़ा 2 महीने, फिर 4 महीने के साथ जो है ना बाहर गुजारे पाकिस्तान में। अब मुझे 5 साल जब पूरे होंगे तो उसमें तो 6-7 महीने की कमी होगी, क्या मुझे इंटरफेरेंट मिलेगा? अभी आपके पास कौन सा वीज़ा है? Tier 1। ठीक है, देखें टियर 1 में आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है ऑब्वियसली बाकी चीज़ों के अलावा कि आप यूके में बेस्ड थे और आपने यहाँ काम किया है। तो अगर आप 5 सालों के दौरान हॉलीडेज़ पे बाहर जाते रहे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एज़ लॉन्ग एज़ आप टैक्स पर्पज़ के लिए यूके में बेस्ड थे तो आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। अगर आप रूल्स की बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप कुछ ज़्यादा अरसे तक यूके से बाहर रहे हैं काम के सिलसिले में या को आपको पर्सनल प्रॉब्लम्स थी उस वजह से, तो फिर हो सकता है कि होम ऑफिस आपसे ये इस बात की एक्सप्लेनेशन मांगे कि आप ज़्यादा अरसे तक यूके से बाहर क्यों रहे हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाज़रीन हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो गुड आफ्टरनून। जी फरमाइए। जी, आई वांट टू नो वेदर आई कैन मैरी EEA डिपेंडेंट and get resident permit here? Well, it entirely depends on your particular circumstances. Of course, you are entitled to enter into a marriage with any EEA national at any time, and if that EEA national is exercising treaty rights in this country, i.e. If she is either in full-time employment, she's working or she's studying, then obviously she can get a residence permit and you can get a residence permit too. थैंक यू फॉर योर कॉल। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलेंगे और आपकी कुछ और कॉल्स भी लेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। वक्त है किए बगैर चलते हैं आपकी कॉल्स की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी मैं यूके में हूँ, स्टडी कर रही हूँ, लेवल 6 की मैं स्टूडेंट हूँ। तो मैं अपने डिपेंडेंट्स को पाकिस्तान से बुलाना चाहती हूँ, लेकिन बास कह रहे हैं कि 4 जुलाई के बाद आप नहीं बुला सकती। ठीक है, देखें आपके डिपेंडेंट्स के यहाँ आने पे होम ऑफिस लॉफुली कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। तो आपको ये चाहिए कि अगर आप अपने हस्बैंड को या अपने बच्चों को यूके बुलाना चाहती हैं तो आपके हस्बैंड और बच्चे ज़रूर एप्लीकेशन करें, अपनी सारी बात एक्सप्लेन करें। अगर उनकी एप्लीकेशन किसी वजह से रिफ्यूज़ होती है तो उनके लिए ऑप्शन होगा या अपॉर्चुनिटी होगी कि उस डिसीजन को वो चैलेंज कर सकेंगी। ये होम ऑफिस लॉफुली नहीं कह सकता कि आपके डिपेंडेंट्स के यहाँ लाने पे एब्सोल्यूट कंप्लीट पाबंदी हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ नाजरीन। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 4 साल से इंडेफिनेट है और मैं शादी शुदा हूँ। ठीक है। तो मसला ये, मैंने नेशनलिटी अप्लाई करनी है। 7 साल में मैं सिर्फ 2 माह फ्री फारग हुआ हूँ। अब मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। ठीक है। लेकिन ये मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। और उसके अलावा ये है कि मैंने थोड़ा सा क्रेडिट लिया था, क्रेडिट कार्ड, वो अभी मैंने पहले देता रहा, इंस्टॉलमेंट अभी दे नहीं पा रहा। तो अगर उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं दे नहीं पाता, तो क्या वो मेरी नेशनलिटी में कुछ असरअंदाज होगा? ठीक है, प्लीज़ बताइए ज़रा डिटेल से। थैंक यू सर। देखें, आप काम नहीं करते या बेनिफिट्स लेते हैं या आपने लोन ले रखा है जो आप वापस नहीं दे पा रहे, इसका आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नेशनलिटी के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आप 5 साल से यहाँ रह रहे हैं, इंडेफिनिट मिले हुए आपको 1 साल हो चुका है, 5 सालों के दौरान आप 450 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं रहे और आखिरी साल के दौरान आप 90 डेज से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं रहे। इसके अलावा आपको ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि आपका करैक्टर अच्छा है। आप अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आप बिल्कुल नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ नाजरीन। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी हाँ, मलिक साहब, मैंने ये पूछना है कि मेरा नेक्स्ट ईयर जो है इंडेफिनेट ड्यू है, और मुझे पूछना ये है कि ड्राइविंग के दरमियान मुझे रोड के ऊपर पुलिस ने मुझे 6 पॉइंट्स लगाए थे इंश्योरेंस ना होने की वजह से, और उन्होंने मुझे कुछ फिक्स पेनल्टी भी जो है वो लगाई थी 200 पाउंड। तो क्या ये मेरा जब इंडेफिनेट में अप्लाई करता हूँ इस पर कोई इफेक्ट पड़ता है? और दूसरा ये है कि जब मेरा इंडेफिनेट हो जाता है, मेरी एक बेटी है जो यहाँ पे पैदा हुई है, क्या वो इमीडिएटली ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं? ठीक है, जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से आपकी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन पे कोई असर पड़ेगा। अगर आप रूल्स की बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो इस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको ये चाहिए कि ये बात अपनी एप्लीकेशन में आप डिस्क्लोज़ कर दें, इससे आपकी एप्लीकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, तो अगर आपको इंडेफिनिट मिल जाता है और आपकी कोई बेटी हैं जो यूके में पैदा हुई हैं, तो वो आपके इंडेफिनिट मिलने के फ़ौरन बाद ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं, उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ नाजरीन। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मैं 2002 में एज ए स्टूडेंट इस कंट्री में आया था और मैंने 2007 में IGS हासिल किया कैम्ब्रिज कॉलेज के थ्रू, और उसके बाद जो है ना वो 2008 में जब मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था, आपको पता है कैम्ब्रिज कॉलेज का यहाँ केस चल रहा था, वो मुझे एक्सटेंशन नहीं मिली, और फिर मुझे राइट ऑफ अपील दिया गया, जिसके बिना पर मैंने उस राइट ऑफ अपील किया और मुझे जो है ना फिर भी कुछ ना मिला। और फिर मैंने उसी अपील के दौरान मैंने एज ए स्टूडेंट दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया। अब दिसंबर 2010 है, इसमें वो उन्होंने मुझे फिर एक मतलब उसी कैम्ब्रिज कॉलेज के बिना पर रिफ्यूज़ कर दिया। मेरी यहाँ फैमिली भी है और एक बच्ची भी है। आपसे पूछना था क्या मैं ह्यूमन राइट्स बेस पर अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं? ठीक है, आप बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने मुझे बताया कि आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस ने दोबारा रिफ्यूज़ की है। आपको ये चाहिए कि आप किसी सलिसिटर के पास जाएं, वो रिफ्यूज़ल बताएं और किसी सलिसिटर को, ताकि कोई आपको एडवाइस कर सके कि वो जो रिफ्यूज़ल है वो लॉफुल है या नहीं है। चूँकि होम ऑफिस पे ये ऑब्लिगेशन है कि वो कोई भी ऐसा डिसीजन करते हुए जिसका बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो बच्चों की जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसको प्राइमरी कंसिडरेशन दें और बच्चों के जो व्यूज़ हैं
उनको भी कंसीडर करें। तो अगर होम ऑफिस ने ये 2 काम नहीं किए तो ये कहा जा सकता है कि जो होम ऑफिस का डिसीजन है वो अनलॉफुल है। आपको ये चाहिए कि आप किसी सिस्टर के पास जाएं जो इन कॉन्फिडेंस आपको एडवाइस देगा और बताएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जी, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि मेरा भाई 2 साल पहले आया था विजिट वीजे पे इंग्लैंड में। ठीक है। तो पिछले साल हमने उसके लिए वो यूरोपियन लड़की के साथ कुछ शादी का कुछ मसला किया और हमने उधर एप्लीकेशन डाल दिया होम ऑफिस में। तो उन्होंने अप्रूवल भेज दिया था। इस साल मई में शादी थी, लेकिन हमने शादी नहीं की क्योंकि आजकल के हालात बहुत खराब थे। तो फिर उसके बाद कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले, वो उसको यूके बॉर्डर वाले आए थे ढूंढने के लिए। तो वो हर उस जगह पे नहीं था तो वो बच गया। तो अब हम चाहते हैं कि अगर हम उसको सालम में डाल दे एप्लीकेशन, तो आप क्या कहते हैं कि इसमें कितनी कुछ कामयाबी है? ठीक है, देखिए इस बात का जवाब देना काफ़ी मुश्किल है। असाइलम के लिए वही शख्स अप्लाई कर सकता है जिसको जेन्युइनली, जिसकी जान को अपने मुल्क में ख़तरा हो, जिसके पास जो ये बात इस्टेब्लिश कर सके कि अगर वो अपने मुल्क जाएगा तो वो या तो उसकी जान को ख़तरा होगा या उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होगी या परसिक्यूशन होगी या उसके वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे। तो अगर ऐसी कोई बात है तभी आपके भाई असाइलम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपसे मैं यही कहूँगा कि आपके लिए शायद बेहतर है कि आपके भाई किसी सॉलिसिटर से जाके मिलें, इन पर्सन उनको अपने पूरी बात एक्सप्लेन करें, उन्हें बताएं कि क्या वजह है कि वो अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते, उनकी जान को किस किस्म का ख़तरा है, वो किस शहर से आए हैं, क्या वो किसी दूसरी सिटी में जाके रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो उसके बाद ये सारी बात सुनने के बाद और इन पर्टिकुलर ये बात भी बताएं कि क्या वजह है कि अगर उनकी जान को ख़तरा था तो उन्होंने अभी तक असाइलम के लिए अप्लाई नहीं किया। तो ये कोई सारी बात सुनने के बाद ही कोई सॉलिसिटर उनको ये बता सकेगा कि उनको असाइलम अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और उनके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। मलिक साहब, ये आपसे रिक्वेस्ट थी कि 2002 के एंड में कोई ऐसा केस था जिसमें जो यूके में बच्चा पैदा होता था तो उसे नेशनैलिटी मिलती थी, और वो जो फीमेल्स जो बिफोर 2002 और या स्टार्टिंग फ्रॉम 2001 जनवरी 2001 जो प्रेग्नेंट थी, उनको भी नेशनैलिटी का, उनके जो बच्चे पैदा हुए, फर्स्ट कीजिए जो कानून ख़त्म हुआ है नवंबर 2002 में, मगर बच्चा जो पैदा हुआ वो दिसंबर 2002 में पैदा हुआ है, उनके पास ये राइट था कि वो नेशनैलिटी अप्लाई कर सकें, या कोई ऐसा कानून था कि दिसंबर 2002 से पहले कोई कानून था? ठीक, मैं आपकी बात समझ गया। ये रूमर्स हैं, ऐसा बिल्कुल कभी कोई कानून नहीं था। 83 से पहले ये कानून था कि अगर कोई बच्चा यूके में पैदा होता तो वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिटीज़न था। ये कानून 83 में चेंज हो चुका था। इसके बाद अगर पेरेंट्स के पास इंडेफिनिट या पेरेंट्स के पास नेशनलिटी नहीं है तो बच्चा कोई यूके में पैदा होता है तो वो ब्रिटिश नेशनल नहीं होता, वो अपने पेरेंट्स की नेशनलिटी फॉलो करता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। जी, मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं इस टाइम टीयर 1 जनरल माइग्रेंट वीजे पे हूँ। क्वेश्चन मेरा पहला ये है, जो उन्होंने रिसेंटली सेटलमेंट का रूल चेंज किया है, उसमें उनकी वेबसाइट के ऊपर एक साइड पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि अ न्यू इनकम रिक्वायरमेंट टीयर 1 माइग्रेंट मस्ट नाउ मीट द सेम इनकम क्राइटेरिया अप्लाइड व्हेन द लास्ट एक्सटेंडेड। और जब आप उनके डिटेल वाले में जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि 75 पॉइंट्स अंडर द पैराग्राफ 7 ऑफ द 34 ऑफ अपेंडिक्स ए। अब सेम जो क्राइटेरिया से मुराद, मतलब लास्ट टाइम मैंने 23,000 मेरी एक्सटेंशन जो लास्ट हुई है, इसके बाद मेरी इंडेफिनेट है 2013 में, तो मैंने 23,000 मेरी शो करनी थी। तो क्या 23,000 शो करनी है मैंने, या पॉइंट्स पूरे करने हैं? और दूसरा मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि जो इनकी इंडेफिनेट की अब एप्लीकेशंस है उसके अंदर जो एज का क्राइटेरिया, मतलब पॉइंट्स पूरे करने हैं, तो एज के क्राइटेरिया में उन्होंने लिखा हुआ है कि प्लीज टिक द रेलेवेंट बॉक्स टू कंफर्म पॉइंट्स यू आर क्लेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर एज एट द एप्लीकेशन। अब जो मैंने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन भेजी थी आई वाज 27, और जो मुझे वीज़ा लगा था उस टाइम मैं 28 का हो चुका था। अब मैंने सिर्फ ये पूछना है कि अब वो मुझे 27 के मुताबिक 20 पॉइंट्स में क्लेम कर सकता हूँ 2013 में, कि जब मेरा वीज़ा स्टैम्प हुआ था? ठीक है, देखें आपके लिए बेहतर ये होगा कि अब मैं जानता हूँ होम ऑफिस ने बेशुमार पॉलिसी गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स इस बारे में इशू कर रखें हैं। आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप इमिग्रेशन रूल्स देखें और वहाँ देखें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने सर्कमस्टांसेस आप उन रूल्स के मुताबिक असेस करें। इस बारे में जो रूल्स इटसेल्फ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन वहाँ आपको इस बारे में गाइडेंस मिलेगी कि आपको
प्रिसाइजली कितने पॉइंट स्कोर करने के लिए आपको कितनी इनकम दिखानी पड़ेगी और आपकी एज कितनी हो तब आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। इसके बावजूद अगर रूल्स देखने के बावजूद अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आपको ये चाहिए कि आप किसी सॉलिसिटर के पास जाएं, उसे अपनी पूरी बात बताएं। वो आपकी पूरी बात सुनने के बाद आपको बताएगा कि एग्जैक्टली आपको कितनी इनकम डेमोन्स्ट्रेट करने की ज़रूरत है और आपकी जो एज है उसके आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि वो विजिटर जो ओवरस्टे कर चुका हो और उसके अगर 13 साल गुजर चुके हैं तो क्या वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर दे या वेट करे कि पूरे 14 इयर्स हो तो फिर ही अप्लाई करे? तो इसमें कानून क्या कहेगा और इसकी क्या चांसेस हैं कि उसको परमानेंट रेजिडेंस मिलेगा या उसके लिए क्या उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा? ठीक है, देखें जो रूल है, जो कानून है वो ये कहता है कि आप इंडेफिनिट के लिए तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपको यूके में रहते हुए 14 साल या से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि इन 14 सालों के दौरान आपके अगेंस्ट कभी भी कोई रिमूवल डिसीजन या डिपोटेशन ऑर्डर इशू ना हुआ हो। तो अगर कोई ये रिक्वायरमेंट पूरी करता है तो उसे इंडेफिनिट मिल जाता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अनलेस के कोई पब्लिक इंटरेस्ट रीज़न है जैसे उसकी क्रिमिनल कन्विक्शन वगैरह है। अगर किसी को 14 साल यूके में पूरे नहीं हुए तो वो अंडर इमिग्रेशन रूल अप्लाई नहीं कर सकता, वो ह्यूमन राइट्स की बेस पे अप्लाई कर सकता है। अगर कोई कंपेलिंग कंपैशनेट किस्म के रीजंस हैं और वो ये डेमोन्स्ट्रेट कर लेता है कि उसके यूके से स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं और यहाँ से उसको रिमूव करना उसके ह्यूमन राइट्स वायलेट करेगा, तब उसको अंडर ह्यूमन राइट्स स्टे मिलता है, उसे इंडेफिनिट नहीं मिलता। इंडेफिनिट तभी मिलेगा जब उस शख्स को यहाँ रहते हुए 14 साल पूरे हो जाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। जी सर, मैं मलिक साहब से बात करना चाह रहा हूँ। आप ऑन एयर हैं इस वक्त, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी आप ऑन एयर हैं इस वक्त, आप पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। सर मेरा ना मसला ये है कि मैं पाकिस्तान से ना मेरा 2008 में ना मेरे भाई को ना लोगों ने किडनैप करके ना वो उनको ना हलाक कर दिया। 6-7 दिन बाद में उनकी डेड बॉडी मिली थी। तो उसके बाद ना फिर वो अभी ये जो 2008 में वो मैं परसू कर रहा था ना केस को, तो मुझे उन्होंने फिर वार्न किया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ना अटैक किया तो मेरा भाई ना उसमें ना वो शहीद हो गया। एक और हेलो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। तो फिर अभी जो है ना रिसेंटली मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे वो थ्रेट कर रहे थे। मैं फिर मुझे उन्होंने कहा कि हम आपका बंदोबस्त कर देंगे ये वो। मैंने फिर अपना अप्लाई किया वीज़ा लेके ना फैमिली के साथ, तो इधर आ गया हूँ यूके में। उसके बाद उन्होंने मेरा हमारे घर में ना किया है, तो मेरा एक भाई और ना उन्होंने ना वो कर दिया है। वो मेरे इसी दौरान जब मैं इधर था ना 8 जून को उसको मेरा भाई फौत हो गया उधर ना, उन्होंने उसको भी कत्ल कर दिया। अब ये है कि मैं अभी वापस चाहता हूँ तो मुझे वो थ्रेट है। ठीक है, आप पूछना क्या चाहते हैं मेरे से, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो फिर मैं अभी ये मुझे अभी इधर वो मैं उधर पाकिस्तान जाता हूँ तो मुझे ये है कि मेरे 3 भाई पहले ही उन्होंने ना हलाक कर दिए हैं। तो अभी मैं क्या करूँ? मैं इधर चाह रहा हूँ कि मैं असाइलम अप्लाई कर दूँ। ठीक है, देखिए अगर आप असाइलम क्लेम करना चाहते हैं तो आपको असाइलम क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप असाइलम क्लेम कर सकते हैं। 2-3 बातें ऐसी होंगी जिन बारे शायद जो आपको जहन में रखनी चाहिए। पहली बात, होम ऑफिस आपसे ये पूछेगा कि अगर आपकी जान को वाकई जेन्युइनली ख़तरा था तो आपने आते साथ ही असाइलम क्यों नहीं क्लेम किया, आपने ये डिले क्यों किया है, तो इस बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या वजह थी। दूसरी जो ख़ास बात है, अगर आप ये इस्टेब्लिश कर भी लेते हैं कि अगर आप वापस अपने घर में जाते हैं, अपने सिटी में जाते हैं, अपने शहर में जाते हैं तो आपकी जान को ख़तरा होगा, होम ऑफिस आपसे ये कहेगा कि क्या वजह है कि आप अपने मुल्क के किसी दूसरे शहर में जाके नहीं रह सकते। जैसे अगर आपका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है तो होम ऑफिस आपसे ये कह सकता है कि आप कराची में जाके रहें। कराची में तकरीबन 2 करोड़ लोग रहते हैं, किसी को नहीं पता होता उसके पड़ोस में कौन रह रहा है। वो तो होम ऑफिस आपसे ये कह सकता है कि अगर आप किसी दूसरे शहर में जाके रहते हैं तो वहाँ आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। तो इस बारे में भी आपको कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसके बावजूद अगर आप ये समझते हैं कि आपके लिए इंटरनल रीलोकेशन यानी आप किसी दूसरे शहर में जाके नहीं रह सकते और अगर आप रहेंगे तो वहाँ भी आपकी जान को ख़तरा होगा, तो आप बिल्कुल असाइलम क्लेम के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको इसके लिए इन पर्सन होम ऑफिस में जाना पड़ेगा। लेकिन आपसे मैं यही कहूँगा कि आप होम ऑफिस जाने से पहले किसी सॉलिसिटर से ज़रूर मिल लीजिएगा, उसको अपनी पूरी बात बताएं,
और ताकि वो आपको इन कॉन्फिडेंस एडवाइस दे सके कि आपके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है और आपको क्या करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। भाई आप प्लीज मुझे थोड़ा सा तफसील से जवाब दीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे कज़न हैं, वो 1993 में आए थे और उन्होंने असालम अप्लाई किया था और उस वक्त से लेकर अब तक मतलब रिफ्यूज हो गया। इस दौरान उनकी पार्टनर से एक बेटी हुई है और वो ब्रिटिश है और उसका पासपोर्ट उन्होंने भेजा हुआ है लेक्सी टीम की तरफ से, जैसे लेटर इन्हें मिला था वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने भेज दिए थे। तो अब आप प्लीज मुझे इतना बता दीजिए कि लेक्सी पे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा और कितने परसेंट इनके चांस हैं, क्योंकि इन्हें एनुअली 14 साल होने वाले हैं ना इस मुल्क में। तो आप कुछ बता सकते हैं प्लीज कि कब तक इनका चांस है और कितने मजबूत इनके चांस हैं, क्योंकि इनकी बेटी 2 साल की हो चुकी है। ठीक है, देखें इसमें पहली बात तो ये, जैसे मैं पहले कॉलर को बता रहा था कि कानून ये कहता है कि अगर किसी को यहाँ 14 साल रहते हुए हो जाएं, बेशक वो अनलॉफुली रहे, तो वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकता है। सिर्फ शर्त यह है कि इन 14 सालों के दौरान उसके अगेंस्ट कोई रिमूवल डिसीजन या डिपोटेशन ऑर्डर इशू ना हुआ हो। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, अगर उन्होंने लेगेसी के लिए अप्लाई कर रखा है तो वो वेट करें और देखें कि होम ऑफिस वाले उनके केस पे क्या डिसीजन करते हैं। इस वक्त कुछ बताना प्री मेच्योर होगा। होम ऑफिस वाले सारे सर्कमस्टांसिस देखेंगे, उनकी लेंथ ऑफ रेजिडेंस देखेंगे, कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं, ये भी देखेंगे कि उनका बच्चा है और जो बच्चे की वेलबींग है, जो इंटरेस्ट है, उसको प्राइमरी कंसिडरेशन देगा होम ऑफिस। और उनके जो कनेक्शंस हैं यूके से, उनको भी देखते हुए, सारे सर्कमस्टांसिस देखते हुए कोई डिसीजन करेगा। अगर कोई नेगेटिव डिसीजन आता है तो आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उस नेगेटिव डिसीजन को किसी कोर्ट में चैलेंज कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी फरमाइए। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मलिक साहब बात कर रहे हैं? जी आप इस वक्त ऑन एयर हैं, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? डॉक्टर साहब मैं ना प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी वालदा होती हैं पाकिस्तान में, वो बीमार हैं, कि मैं अपनी वालदा की जगह अपनी सिस्टर को बुला सकती हूँ? वो मैरिड हैं, 35 ईयर्स ओल्ड, और साथ में उनका 5 साल का बच्चा है, तो क्या हम दोनों को बुला सकते हैं अपनी डिलीवरी के लिए इधर लंदन में? बिल्कुल, अगर वो यहाँ आपको विज़िट करने के लिए आना चाहती हैं वो, तो फिर आप उनको बुला सकती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपनी इमोशनल सपोर्ट के लिए उन्हें बुलाना चाहती हैं तभी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप उनको सिर्फ इसलिए यहाँ बुलाना चाहती हैं कि यहाँ वो आके आपकी देखभाल करें, तो फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि उन्हें विज़िट वीज़ा मिल सके। उन्हें ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि वो जेन्युइन विजिटर हैं, यहाँ एक वो शॉर्ट पीरियड के लिए आ रही हैं और शॉर्ट पीरियड के बाद वो यूके से वापस चली जाएंगी। दूसरी बात आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी कि उनके पास, आपके पास या उनके पास इतने फंड्स हैं कि उन्हें यूके में पब्लिक फंड्स लिए बगैर मेंटेन और अकोमोडेट किया जा सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। नाजरीन हेलो एंड गुड आफ्टरनून। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये था कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो टियर 1 वीज़ा पर हों और उनका यहाँ पे बच्चा हो जो यूके बॉर्न हो और उसको फिर वो टियर 1 पे ही उसकी वीज़ा जो स्टेटस वही ले लें, तो उसके बाद जब वो सेटलमेंट के लिए अप्लाई ILR के लिए अप्लाई करें, तो क्या उस बच्चे को इंक्लूड करना ज़रूरी है या फिर सेटलमेंट लेने के बाद उसका डायरेक्ट वो अप्लाई कर सकते हैं नेचुरलाइजेशन के लिए? बेहतर ये होता है कि ऐसे बच्चे को अपने साथ इंक्लूड करें ताकि बच्चे को इंडेफिनिट मिल जाए। तो इसलिए चूँकि अगर आपका पेरेंट्स का वीज़ा ख़त्म हो रहा है, वो इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो इंडेफिनिट अगर उन्हें 6-8 महीने ना मिले तो इस दौरान अगर बच्चा अप्लाई नहीं करता तो वो बच्चा ओवर स्टेयर हो जाता है, तो ये अच्छा नहीं होता। तो इसलिए ऐसे चाहिए कि अब बच्चा भी, बेहतर यही होता है कि बच्चा भी पेरेंट्स के साथ ही अप्लाई करे ताकि वो एक दिन के लिए भी ओवर स्टेयर ना हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन हेलो एंड गुड आफ्टरनून। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैंने पिछले साल जुलाई में भेजा था इंडेफिनिट के लिए। ठीक है। तो मेरा जो सर्टिफिकेट था ई-सोल वाला, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे 3 साल का वीज़ा दे दिया। अब मैं इस साल दोबारा भेजना चाहता हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, अगर आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लिया है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट के लिए। अगर आप रूल्स की बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन हेलो एंड गुड आफ्टरनून। अस्सलाम वालेकुम सर। मतलब ये मैंने आपसे पूछना है कि जो ये क्रिमिनल कन्विक्शन है, ये नेशनैलिटी के लिए कितनी देर तक स्टैंड करती है? इंश्योरेंस कन्विक्शन थी। ठीक है, देखिए इसमें अंडरलाइंग प्रिंसिपल ये है कि आप इंडेफिनिट के लिए या नेशनलिटी के लिए तब तक नहीं अप्लाई कर सकते जब तक आपकी कन्विक्शन स्पेंड नहीं हो जाती। अब कन्विक्शन कितने अरसे बाद स्पेंड होती है ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर ऑफेंस पे और आपको सज़ा कितनी हुई है। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन हेलो एंड गुड आफ्टरनून।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, पूछिए। हाँ, मैंने आपसे 2 सवाल पूछने हैं, प्लीज़ उनको तफसीली मुझे बताइएगा। मेरी एक सिस्टर है, उसका वो यहाँ की ब्रिटिश का उसका पासपोर्ट है। उसने अपने हस्बैंड के लिए वीज़ा अप्लाई किया था। उसके हस्बैंड को ने ना एक बच्ची अडॉप्ट की हुई है 10 साल की, तो उन दोनों का अप्लाई किया था। तो अब उन्होंने वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। तो उसमें ये एलिगेशन लिखाई है कि एक तो मेरी सिस्टर जो है ना 8 महीने उनके साथ भी जाके रहती रही। पहले शुरू में वो बीमार हो गई थी, उसके बाद फिर वो उन्होंने आइलेट का कर दिया था। तो वो आइलेट में टाइम लेते हुए सारा वो आइलेट की रिपोर्ट आते हुए 4 महीने वो भी लग गए थे। तो फिर उन्होंने ये एलिगेशन लगाई कि 8 महीने ये हो गए हैं, आपने लेट स्टेट वे वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई किया, और बच्ची का जो है पेरेंट्स से परमिशन नहीं है। तो पेरेंट्स से जो कोर्ट के जो होते हैं फॉर्म, उसमें सारे साइन है, माँ के भी बाप के भी। तो आपकी जो कोर्ट की कार्रवाई उन्होंने, ठीक है, जो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है उनके पास अपील का राइट होगा, उन्होंने अपील किया या नहीं की? आप समझ सकते हैं कि ये विनिंग केस हो जाएगा। ठीक है, देखें ये बताना इस वक्त मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है तो उन्हें चाहिए कि वो अपील करें, अपना रिफ्यूज़ल लेटर लेके किसी सॉलिसिटर के पास जाएं, वो उनके बिहाफ पे अपील करेगा और उनको बताएगा कि इस केस के कितने मेरिट्स हैं। जब तक आप किसी को आप ये नहीं बताएंगी कि एग्जैक्टली किन ग्राउंड्स पे एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है, आपने क्या क्या एविडेंस सबमिट किया था, और पेपर वर्क देखे बगैर कोई आपको नहीं बता सकता कि इस केस में कितने मेरिट्स हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। मैंने पता लगाना चाहती, वो जो 21 साल की शर्त थी शादी के लिए, उसमें कुछ अदल बदल हुई है कि अभी तक वो फैसला इसी तरह है? ठीक है, देखिए उस बारे में अभी तक कोई कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। इस वक्त केसेस पेंडिंग हैं और इसकी हेयरिंग इस महीने के आखिर में होगी। जैसे इस बारे में कोई डिसीजन आएगा तो हम इस प्रोग्राम पे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो जी फरमाइए। जी मैं बलविंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी मिस्टर सिंह। जी मैनू अपना एक साल हो गया जी सैना तो ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, एक साल मैं साइन ਕੀਤੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੈਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। अच्छा। ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੁਛ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। इस बारे में जी आपको ये चाहिए कि आप अपने वकील से, अपने सॉलिसिटर से इस बारे में बात करें। वो इस बारे में आपको बेहतर बता सकता है क्योंकि उसको आपके केस के बारे में ज़्यादा पता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। नाजरीन, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैंने आपसे पूछना, मैं इस कंट्री में 14 साल का आया था इस कंट्री में। ठीक है। और 14 साल में मैंने इस कंट्री में एसाइलम अप्लाई किया था। तो उसके बाद एसाइलम चलता रहा और मैं जब 16 साल का हो और उन्होंने मुझे होम ऑफिस ने दिया 1 साल का, और वो वीजा, उस वीजे में मैंने मतलब चला रहा, जब वीजा फिनिश हुआ मैंने होम ऑफिस के द्वारा अप्लाई किया फिर दोबारा, फिर उन्होंने मेरा रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने मुझे कोर्ट में भेज दिया और मैंने जब कोर्ट में गया उन्होंने फिर रिफ्यूज किया, और मेरा तीसरा चांस था, मैंने वो भी कोर्ट में लाया और मैं रिफ्यूज हो गया। अभी मुझे उन्होंने सैन पे लगाया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी मैं सैन पे जाऊँ और कौंसल का मेरे पास घर है, ये सब कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या करूँ, ये चीज़ के लिए सलाह लेना चाहता हूँ। देखिए, मुझे समझ नहीं आ सकी आप मुझसे एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हैं। अगर आप साइन के लिए जा रहे हैं तो आप बिल्कुल साइन के लिए आपको जाना चाहिए। अगर आप कौंसल के घर में रह रहे हैं, ये आपने मुझे बताया, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं आप एग्जैक्टली मुझसे पूछना क्या चाहते हैं। शायद बेहतर ये हो कि आप किसी सॉलिसिटर से जाके इस बारे में बात करें, पूरी बात बताएं, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और आपके बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, हमारा और आपका साथ यहीं तक का था। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने को है। जो लोग फ़ोन करने की कोशिश करते रहे और जिनसे बात नहीं हो सकी उनसे माजरत। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट संडे को आपकी ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स ले सकूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।